बड़ी खबर आ रही है नेपाल में तनाव को लेकर भारत में अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महाराजगंज के एसपी की ओर से ये जानकारी दी गई है। आपको बताते चले कि भारत के कई राज्य हैं, खासतौर से बिहार उत्तर प्रदेश के हिस्सों की बात करें, उनमें से कई ऐसे शहर जिनकी सीमा छूती है नेपाल को। फिलहाल महाराजगंज के एसपी की ओर से जानकारी दी गई है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी बात का जिक्र जब मैं बार बार कर रही थी कि आखिर क्या असर हो सकता है हिंदुस्तान के भीतर। अब बिनी शर्मा जी आपके पास आते हुए देखिए, अब हिंदुस्तान में भी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे की आप? देखिए, नेपाल में जब भी कोई भी आपत आती है, नेपाल में कभी भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो शरण या मदद हमेशा हिंदुस्तान से ही मिलता है। जैसे अभी अम्बासडर साहब ने कहा कि नेपाल की खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान उसका नेबर है। आपको बता दूं कि हमारा जो रिश्ता है भारत और नेपाल का इतना पवित्र है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इज अमेजिंग। बिल्कुल। लेकिन जब भी मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट जब सरकार में आते हैं, उनका एक ही एजेंडा होता है, वो है भारत का विरोध करना। उनकी राजनीति टिकी हुई है इस एजेंडा की कि आप भारत का विरोध करो और सत्ता में आप टिके रहो। जब तक ये मनस्थिति जब तक नहीं बदलेगी, जब तक इनकी ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ते अच्छे होंगे। हालांकि ये लड़ाई, अब उसमें आता हूं मैं, लड़ाई ये ओल्ड जनरेशन एंड क्या कहते हैं न्यू जनरेशन की है, करप्शन की है। एक नई बात आपको मैं ऐड कर दूं, मुझे मैसेज मिला नेपाल, अभी काठमांडू से मुझे किसी ने बताया कि जो है एलन मस्क का जो एक्स है, उसने साफ तौर पे चिट्ठी लिख दिया है आज नेपाल के संचार मंत्रालय को कि नेपाल में इतना भ्रष्टाचार है, हम अपना एक्स हैंडल को रजिस्टर नहीं करेंगे। आप सोच सकती हैं कि हम सिर्फ आप बताएं एलन मस्क के एक्स ने क्या लिखा है नेपाल सरकार को? They have written a letter to the government of Nepal stating that there is too much corruption in Nepal, so we are not going to get ourselves registered in Nepal. तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो बैन कर दिए जाएंगे। नेपाल की सरकार तो इसी पर आमादा है। नहीं, आपको क्या लगता है कि एक्स को कोई फर्क पड़ने वाला? नेपाल में बैन करके जनता की आवाज कब तक रोक पाएगी सरकार? जनता की आवाज तो रोक नहीं पाएगी ना। 21वीं सदी में आप कब तक रोक पाएंगे? और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो 6 बजे से तो कैबिनेट मीटिंग, आपने कहा कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, इससे पहले उन्होंने 5 बजे अभी एक मीटिंग रखी हुई है। दैट मीटिंग इज ऑन। उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। और वो जो उनकी जो सहयोगी पार्टनर है कांग्रेस से भी, उनको भी प्रेशर है कि कांग्रेस ने भी कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। तो वो उनको इस फैसले से पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ जो है नेपाल के यूथ की आवाज नहीं है, नेपाल की हर नागरिक की आवाज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आवाज उन तक पहुंचे, हम सबकी आवाज भी उन तक पहुंचे। और जिस स्थिति, क्योंकि किसी की जान जाती है नेपाल में, किसी की जान जाती है तो एक नेपाली की जान जाती है, वो बड़ी दुखदाई होती है, वो बहुत दुखदाई होती है। तो जैसे अभी अम्बासडर साहब कह रहे थे कि फिगर बहुत ज्यादा है, 300 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज हैं, उसमें से 22 अभी भी बहुत सीरियस कंडीशन में है। मैं देखिए कागज लेके बैठा हूं, आई बीन टेकिंग ऑल अपडेट्स। तो लेट्स होप इट सेटल्स डाउन, कि शांति वापस आए। और लेकिन यकीनन सरकारें जब तानाशाही पर आमादा होती हैं तो ये युवा ही सड़कों पर उतरकर इस तरह के तख्तापलट के लिए जाना जाता है। आज के हालात जिस तरह के पैदा किए हैं खुद वहां के सत्तारूढ़ों ने, इसी वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही युवाओं पर नेपाल की सरकार की ओर से गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। अनिल कर्ण जी, जो कि नेपाली पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, अभी क्या हालात है नेपाल में? फिलहाल नेपाल अत्यंत तनावग्रस्त है और 19 लोगों की मौत हो जाने के बाद सरकार अभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाया है। यद्यपि मंत्रिपरिषद का आज बैठक संपन्न हुआ है। प्रमुख सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त अन्य सत्तारूढ़ दलों का भी बैठक जारी है, विपक्षी दल सबका भी बैठक जारी है। संपूर्ण राजनीतिक दलों का अपना अपना जो दृष्टिकोण है, धारणा है, वह कुछ देर बाद सार्वजनिक होने का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। यद्यपि राजनीतिक दल का नेता लोग आज का जो घटना है उस घटना को लेकर के अपना अपना धारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि 22 लोगों की अब तक जान चली गई है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। एक्स को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को जो बैन किया गया था वो हटा दिया गया है।
क्या आप लोग उसको चला पा रहे हैं, कुछ लिख पा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए? सामाजिक संजाल पूर्ण तरह से अभी सक्रिय नहीं हुआ है। यद्यपि यह जानकारी प्राप्त हुआ है कि सामाजिक संजालों को फिर से सुचारू कर दिया गया है, लेकिन ये चलाने में दिक्कत आ रही है और मौत की जो संख्या है वह निरंतर बदल रहा है। ये संख्या निरंतर बदल रहा है, इसीलिए अभी मैं आपको एक संख्या बता रहा हूँ और कुछ देर बाद दूसरा संख्या मुझे बताना होगा। इस बाध्यता में फिलहाल यहाँ के पत्रकार लोग भी है और जो जिज्ञासु है, जो जानकारी रखने के लिए उत्सुक है, उन लोगों को भी यह संख्या को लेकर के बहुत ही अनिश्चितता व अनिल बना हुआ है। एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी और उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। मुझे पता है वहां पर जिस तरह के हालात हैं, आपको रिपोर्टिंग के लिए वहां पर अलग अलग हिस्सों में जाना है। अब ये जो प्रदर्शन था, क्या ये जेन जी का यानी कि युवाओं का प्रदर्शन था या फिर इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हैं? अनिल कर्ण जी। निश्चित रूप से यह युवाओं का ही प्रदर्शन था। आपने अभी अभी बताया कि यह नेपाल सरकार जो सितंबर 25 को फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इस सबको ब्लॉक किया, उसके बाद यह एक जनरेशन का यह स्टेप था और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं होना था, उसको अस्वीकार किया था। ठीक है। यद्यपि कहा जाता है कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कार्यकर्ता जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है, वे लोग जो निषेध का राजनीति करते हैं, दोषारोपण का राजनीति करते हैं। यह युवाओं का जो स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में अपना घुसपैठिए भी पठाया, इस तरह का रिपोर्टिंग हुआ है। लेकिन मूलतः यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन का प्रेरणा ही आपको सोशल मीडिया के थ्रू साझा किया गया है। आप मतलब सोशल मीडिया पर जो बैन किया गया उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन था, क्योंकि युवाओं की आवाज को दबाने का काम सरकार की ओर से किया गया है। गौरव, वैभव जल्दी से आपके पास आते हुए, वैभव सिंह, हम सब जानते हैं एक एल्गोरिदम होता है, जब कोई खबर ट्रेंड करने लगती है या उस पर लोग अपनी अभिव्यक्ति को, आप लोग भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या वास्तव में सोशल मीडिया पर इस तरह का बैन करके वहां पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया गया है मिस्टर ओली की ओर से? जी बिल्कुल। आप देखिए, जैसे अभी अम्बेसडर साहब ने बताया कि जो नेपाल की मीडियन एज है वो 25 है, यानी कि आधी आबादी जो है 25 साल या उससे कम की है। अगर आप उसको रोटी नहीं दे सकते, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते, आप उसको कोई उम्मीद नहीं दे सकते, उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक स्पेस है जहाँ पे कम से कम वो अपना गुस्सा निकाल सकता है, आप उससे वो भी छीन लेते हैं कि नहीं, हम तुमको बोलने भी नहीं देंगे। एक पुरानी कहावत है, आप जिसको रोटी नहीं दे सकते कम से कम उसे इज्जत दीजिए। तो आप ना उसको रोटी दे रहे हैं, ना आप उसको इज्जत दे रहे हैं, ना आप उसको अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई स्पेस दे रहे हैं। प्रेशर कुकर में भी जब सीटी लगाने का पर्पस यही है कि स्टीम निकलनी चाहिए। अगर आप उसको बंद कर देंगे तो कुकर फटेगा, और जब कुकर फटेगा तो लोग हताहत होंगे, लोगों की जान जाएगी, और वो हमको होता हुआ दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा भुगतान जो है, खामियाजा जो है, केपी शर्मा ओली को भुगतना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि ये आंदोलन जो है ये वहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, ये सत्ता परिवर्तन का आंदोलन, क्योंकि केपी शर्मा ओली की जगह जो भी उनके पास अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें कोई भी एक अल्टरनेटिव ऐसा उनको नहीं दिखाई देता है कि शायद अगर इनकी जगह ये आ गए तो कुछ बेहतरी हो सकती है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जो व्यवस्था परिवर्तन वहाँ पे होगा, ये व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ये आंदोलन जो है ये धीरे 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 चला जाएगा। आज वो बैन हटा भी लें तो वैसे मैंने कहा, अब हमने जब कार्यक्रम शुरू किया तो 18 लोगों की मौत हुई थी, अब वहाँ के पत्रकार ने आपको बताया कि 22 लोगों की हुई है। अब जो 40-50 लोग घायल हैं उनमें से भी कैजुअलिटीज बढ़ती जाएंगी। तो जिस तरह से जैसे जैसे वो कैजुअलिटीज बढ़ती जाएंगी तो वहां पे फिर लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमारा सोशल मीडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उनको उसका न्याय चाहिए होगा कि भाई हमारे जो बच्चे मारे गए हैं इनके खिलाफ जो है हमको न्याय चाहिए। और ये न्याय केपी शर्मा ओली की जगह पे, केपी शर्मा ओली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 4 साल से नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस भेजती है, उसका जवाब नहीं देते हैं, तो वहां के लोगों के पास क्या उम्मीद है? बिल्कुल, कि इस व्यवस्था में उनको क्या न्याय मिलेगा? ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। यकीनन जिस तरह के हालात हैं, आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां वहां पर कई खड़ी होंगी। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, ऐसे में आपको बताते चले वहां पर जो कुछ भी होगा उसका हिंदुस्तान पर भी असर देखने को मिलता रहेगा। नेपाल के रूपंदेही जिले से प्रदर्शनकारियों के हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। रूपंदेही यूपी के महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से, सोनौली बॉर्डर है उससे सटा हुआ ये हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंदुस्तान में भी अलग अलग हिस्सों में जो नेपाल से सटते हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसे और खबर निकलकर सामने आएगी लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।